नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस पर बेस्ड है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल्स टू 4 microcoulomb are placed along x-axis at x is equals to 1 meter, x is equals to 2 meter, x is equals to 4 meter and x is equals to 8 meter and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. So as per question, ये हमने रियल लाइन ड्रॉ कर लिया। इस रियल लाइन में 0 पर यानी कि ओरिजिन पर एक 1 कूलम का चार्ज रखा गया है और इस ओरिजिन से 1 मीटर के डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू क्या है Q 4 माइक्रोकूलम, और इससे 2 मीटर के डिस्टेंस पे सेम चार्ज रखा गया है, फिर से 4 मीटर के डिस्टेंस पर और 8 मीटर के डिस्टेंस पर। इसी तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस इस रियल एक्सिस पर रखे गए हैं। सो इन सभी चार्जेस की वजह से ओरिजिन पे 1 माइक्रोकूलम का जो चार्ज रखा गया है इस पर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस कहता है कि इस चार्ज पर हमें इन बाकी सभी चार्जेस से इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए इंडिविजुअली हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल करके उनका सम कर देना है। और जब हम इस पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स इस 1 कूलम चार्ज पर निकालेंगे, उस टाइम के लिए हम इन बाकी चार्जेस को इग्नोर कर देंगे। सो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स इस ओरिजिन पर रखे गए चार्ज पर निकाल करके उनका सम कर देंगे, सिंपल। सो हमें इस 1 कूलम पर टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स निकल कर आ जाएगा। सो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। Q की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, जो ओरिजिन पे चार्ज रखा है, सॉरी ओरिजिन पर नहीं, जिस चार्ज की वजह से ओरिजिन पर फोर्स हमें निकालना है उस चार्ज की वैल्यू दी गई है 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁶ कूलम, और Q नॉट जो टेस्ट चार्ज है जिस पर हमें वैल्यू फोर्सेस की निकालनी है वो है 1 कूलम। So by the principle of superposition, the total force acting on a charge of 1 coulomb placed at the origin is given by F is equals to हर इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से 1 कूलम पे फोर्स निकाल करके उन फोर्सेस का हम सम कर देंगे। सो अगर हम पहले चार्ज की वजह से जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया उसकी वजह से जब हम फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R1 स्क्वायर। ओरिजिन से फर्स्ट चार्ज की डिस्टेंस को हमने R1 माना, उसी तरीके से ओरिजिन से सेकेंड चार्ज के डिस्टेंस को हम R2 मानेंगे, 1 बाय R2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जो कॉमन टर्म्स हैं उन सबको हम बाहर ले लेंगे और अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 बाय R1 स्क्वायर प्लस 1 बाय R2 स्क्वायर प्लस 1 बाय R3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। नाउ F इज इक्वल्स टू, हमने 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी 9 × 10⁻⁹। Q नॉट की वैल्यू है 1 कूलम और Q की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, दैट इज 4 × 10⁻⁶। R1 की वैल्यू है 1 मीटर, दैट इज 1 का स्क्वायर। R2 की वैल्यू है 2 मीटर, दैट इज 2 का स्क्वायर। R3 की वैल्यू है 4 मीटर, सो 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। नाउ दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैसे निकालते हैं हम? उसका फॉर्मूला होता है A बाय 1 - R, जहां A क्या है इस प्रोग्रेशन में या इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म और R क्या है कॉमन रेशियो। सो फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, यहां पर A है, A इज इक्वल्स टू 1। और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं हम? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लेते हैं हम, दैट इज 1 बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 4। सो R की वैल्यू है 1 बाय 4। तो यहां से इस सीरीज की सम आ जाएगी 1 बाय A की वैल्यू हमने 1 रखा, 1 माइनस आर की वैल्यू हमने 1/4 रखा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो इस पूरे टर्म की जगह हम लिख सकते हैं 4/3।
दैट इज F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये चार्ज Q नॉट की वैल्यू है, सॉरी Q की वैल्यू है, और Q नॉट की वैल्यू है 1 कूलम, और सीरीज का सम आया था 4/3। ये सारी वैल्यूज हमने रख दी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.8 10 टू द पावर 4 न्यूटन। सो जो इनफाइनाइट चार्जेस रखे हुए हैं रियल एक्सिस पे, उसकी वजह से ओरिजिन पे जो 1 कूलम का चार्ज रखा है उस पर 4.8 10 टू द पावर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equals to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle? क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 और तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, एंड विच इज इक्वल्स टू Q। सो Q एक चार्ज है जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पे रखा गया है, Q1, Q2 एंड Q3। ये तीनों चार्जेस इक्वल हैं Q के, और इस ट्राइंगल का साइड है L, लेंथ है L। अब इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे एक Q चार्ज रखा गया है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन तीनों चार्जेस की वजह से उस Q चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। और एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में कि जो साइन इन तीनों चार्जेस के हैं सेम साइन इसका भी है। तो हमने इन तीनों को पॉजिटिव ले लिया है, या फिर क्वेश्चन में भी पॉजिटिव ही लिया है, तो हम इसको भी पॉजिटिव लेंगे। सो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं हम किसी भी ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल के वर्टिसेस के सामने वाले ट्राइंगल पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ऐसा हम तीनों ही वर्टिसेस के लिए करते हैं, कुछ इस तरीके से, और इस वर्टिसेस के लिए इसके ऑपोजिट साइड से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सो ये तीनों ही, इनको हम कहते हैं मीडियंस। ये तीनों ही मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होता है। सो सपोज हमने इसको O नाम दिया और यहाँ पर हमने एक Q चार्ज रख दिया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इस Q चार्ज पर इन तीनों चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स। इनके वर्टिसेस को हम नाम दे देते हैं A, B एंड C। सो यहां से अगर हम AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू CO इज इक्वल्स टू R मान लेते हैं, क्योंकि ये तीनों ही साइड्स क्या होंगी, ये तीनों ही साइड्स इक्वल होंगी, सॉरी लेंथ, ये तीनों ही लेंथ इक्वल होंगी। अब हम कैपिटल Q चार्ज पर Q1 की वजह से फोर्स निकालते हैं। सो वो फोर्स क्या होगा, F1 इज इक्वल्स टू, वेक्टर F1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल Q1 बाय AO स्क्वायर। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम चार्ज Q1 दैट इज अलोंग AO। सो डायरेक्शन हम लिखेंगे यहां पर AO कैप। ठीक वैसे ही हम F2 निकाल लेंगे चार्ज Q2 की वजह से कैपिटल चार्ज Q पर फोर्स जो कि सेंट्रॉइड पर रखा गया है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल Q2 बाई, इस बार डिस्टेंस क्या होगी BO स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी अलोंग BO कैप। ठीक उसी तरीके से चार्ज Q3 की वजह से हमने फोर्स निकाल लिया, वो क्या निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाय CO स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज अलोंग CO कैप। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इन तीनों फोर्सेस का हम अगर सम कर लेते हैं तो टोटल फोर्स हमें मिल जाएगा O पॉइंट पर। F इज इक्वल्स टू F1 F2 प्लस F3। और अगर आप ध्यान देंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ध्यान में रखते हुए हमने जब फोर्स F1 निकाला कैपिटल Q चार्ज पर स्मॉल Q1 चार्ज की वजह से, तो हमने बाकी Q2 और Q3 चार्जेस को इग्नोर किया था। इंडिविजुअली हमने इसको कंसिडर किया और इसकी वजह से फोर्स निकाला। ऐसे ही जब हमने Q2 की वजह से फोर्स निकाला तो हमने ये अज्यूम किया कि वहां पर Q1 और Q3 चार्जेस नहीं है, इसलिए हम फोर्सेस को अलग अलग इस तरीके से लिख पा रहे हैं। सो F क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन लिया, डिस्टेंस R स्क्वायर, क्योंकि R सारे केसेस में सेम था, AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू R,
जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू, इसको हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा, यूनिट वेक्टर्स जो कि डायरेक्शन बता रहे हैं इन फोर्सेस की। दिस इज द सम ऑफ द यूनिट वेक्टर्स। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हमने फोर्स F1 लिया था, ठीक उसी तरह से Q1 की वजह से फोर्स F2 हमें मिला था इस डायरेक्शन में, और फोर्स F3 मिला था हमें इस डायरेक्शन में। सो तीनों ही फोर्सेस एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे हैं, और तीनों ही फोर्सेस कॉन्करेंट हैं, एक ही पॉइंट पे हैं, नॉन कोलिनियर हैं और कोप्लेनर हैं। ऐसे फोर्सेस को हम एक ट्राइंगल के साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो देख ली जा करके, उसमें ये चीज मैंने बताया है। सो इन फोर्सेस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्शन को बताती हैं इन फोर्सेस के, उनको हम एक ट्राइंगल के साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। AO कैप इधर की तरफ है F1 की तरफ, सो उसको हमने बिल्कुल वैसे ही यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज AO। BO की डायरेक्शन इधर की तरफ है। इस वेक्टर की डायरेक्शन को बिना चेंज किए उठा करके हमने यहां पर रख दिया। और CO की डायरेक्शन है इधर की तरफ। इस वेक्टर को उठा करके हमने बिना इसकी डायरेक्शन को चेंज किए, बिना एरो की डायरेक्शन को चेंज किए यहां पर हमने रख दिया। दिस इज BO कैप एंड दिस इज CO कैप। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इन तीनों फोर्सेस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको हमने एक ट्राइंगल के साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और ये दोनों कंटिन्यूअस लाइंस हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इन ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में, कि ये दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए, वेक्टर कंटिन्यूअस होना चाहिए कि पहला वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में इधर है और तीसरा वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब हम किसी भी वेक्टर को या किसी भी एक पॉइंट पर जब फोर्स लग रहा होता है, उस पॉइंट पर जो फोर्सेज है वो फोर्सेज अगर कोप्लेनर है, मतलब कि किसी पॉइंट पर तीन फोर्सेज एक साथ लग रहे हैं, तो वो फोर्सेस कैसे हुए, एक तो कंकरेंट हुए क्योंकि एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, दूसरा वो कोप्लेनर हुए क्योंकि ये तीनों ही फोर्सेस एक ही प्लेन में हैं, इन द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन। दूसरा ये नॉन कोलिनियर है, तीनों फोर्सेस किसी एक लाइन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में है। तो ऐसे केसेस में हम इन वेक्टर्स को या इनके यूनिट वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल के साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हमने इनके वेक्टर्स को ट्राइंगल के साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था तो वहां पे हमने बताया था कि इन फोर्सेस को हम उस साइड्स के रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर क्या है, जब ऐसा कुछ होता है, इन तीनों के बीच में एंगल सेम है 120 डिग्री का, तो इन तीनों वेक्टर्स को, यूनिट वेक्टर्स को, जिसको हमने इस ट्राइंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इन तीनों यूनिट वेक्टर्स का सम 0 होता है। इस केस में जो लॉ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसी लॉ का ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है जो हमने उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, बट इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत है, तो यहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन तीनों यूनिट वेक्टर्स के सम 0 होंगे। और ऐसे वेक्टर्स को हम साइक्लिक वेक्टर्स कहते हैं। सो यूनिट वेक्टर AO, BO और CO साइक्लिक वेक्टर्स हैं, और इस केस में इन तीनों वेक्टर्स का सम जो है वो 0 होता है। सो हमने देखा कि जो एक्सप्रेशन आया था फोर्स का, इस एक्सप्रेशन में जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ रही है 0, मतलब कि टोटल फोर्स जो कैपिटल चार्ज Q जो कि सेंट्रॉइड पर रखा गया है उस पर 0 है टोटल फोर्स। सो यहां से क्या निकल के आता है कि अगर कोई 3 चार्जेस रखे गए हैं किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे या कॉर्नर्स पे, तो उस केस में इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे जो भी चार्ज रखा होगा, सेम साइन का चार्ज, उस पर जो फोर्स होगा, टोटल फोर्स, नेट फोर्स, वो 0 होगा। सो ये एक प्रॉपर्टी निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 point charges plus Q each are kept at the vertices of an equilateral triangle of side L. Determine the magnitude and sign of the charge to be kept at its centroid so that the charges at the vertices remains in equilibrium. So क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 चार्जेस है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस Q
इन तीनों चार्जेस को हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रख दिया या वर्टिसेस पे रख दिया और इस ट्राइंगल का साइड है L। और सेंट्रॉइड पे हमने एक Q चार्ज रखा है। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछा है और साइन पूछा है, जिससे कि इस चार्ज को रखने के बाद ये तीनों के तीनों चार्जेस क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, मतलब अपनी पोजीशन पे ही रहें, किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद भी डिस्प्लेस ना हो। सो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होगा कि इन पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो सारी फोर्सेस क्या होंगे, नेट फोर्सेस 0 होंगे। सो हम किसी भी एक चार्ज को पकड़ते हैं, उस पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं और फाइंड आउट करते हैं Q की वैल्यू क्या होगी। सो हम A चार्ज को लेकर के चलते हैं, A पर जो चार्ज है, और इस पर B पर जो चार्ज है, C पर जो चार्ज है और सेंट्रॉइड G पर जो चार्ज है, इन तीनों की वजह से इस पर फोर्स निकालते हैं और इसका सम देखते हैं। A पर B पर रखे गए चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग BA। दिस इज फोर्स F1। इसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्स F1 इज इक्वल टू, दिस इज फोर्स एट A ड्यू टू चार्ज एट B एंड इट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय ये दोनों चार्जेस Q और इनके बीच का डिस्टेंस L स्क्वायर एंड दिस इज डायरेक्टेड अलोंग BA। सो यूनिट वेक्टर हमने BA लिया है। उसी तरीके से जब हम फोर्स F2 निकालेंगे चार्ज Q पर जो कि A पर रखा गया है, चार्ज C पर से, सो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर और डायरेक्शन होगी अलोंग CA। सो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, दिस इज F2। नाउ G पर रखे गए चार्ज की वजह से जब हम फोर्स निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर अलोंग GA। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, F3 दैट इज फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q एट A ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q एट G इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1 बाय ये डिस्टेंस क्या होगी, GA का होल स्क्वायर। नाउ AM की वैल्यू क्या होगी, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल ABM में। सो AM की वैल्यू हो जाएगी L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, ये L/2 है, इसका अंडर रूट, सो इसकी वैल्यू आएगी √3L/2 और AG की वैल्यू होती है, AG इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ AM। सो यहां से AM की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी AG की वैल्यू आ जाएगी 2/3 टाइम्स ऑफ √3/2L विच विल बी L/√3। सो ये वैल्यू है AG की। जब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें F3 मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय L स्क्वायर और यहां पर √3 का स्क्वायर which is F3 is equals to Q3/4 pi epsilon naught L square and this is along GA. This is along GA cap. But point to be noted, क्वेश्चन में हमें इस कैपिटल Q चार्ज का साइन भी पूछा था। सो अगर इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इसके अलोंग होगा, सो उस केस में इस पर जो नेट चार्ज हो वो 0 हो और ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। उसके लिए क्या जरूरी है कि जो ये थर्ड फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के ऑपोजिट हो, जिससे कि वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो, कैंसल आउट होकर के नेट फोर्स 0 कर दे। सो उसके लिए ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होना पड़ेगा। ये जब नेगेटिव होगा तब उस रिजल्टेंट, तब प्लस Q और माइनस Q चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग AG और उस केस में इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा अलोंग दिस। सो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट करके प्लस Q चार्ज पर नेट फोर्स 0 कर देंगी। सो हमें क्या करना है, इस चार्ज को नेगेटिव लेके चलना है, तो उस केस में इस F3 फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग AG कैप। यहां पर फोर्स F1 और F2 के बीच में एंगल है
60 डिग्री का, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों ही एंगल्स 60 डिग्री के हैं। सो दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। जब हम F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस विच इज 60 डिग्री। इसका रूट लेना है। सो F रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, यहां पर F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको हम F ले लेते हैं। then this relation will be 2F square plus 2F square and cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। so this will be 3F square that is √3F और F की वैल्यू है 1/4 pi epsilon naught Q square by L square। so ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स F1 और F2 का। and this force is equals to force F3 which is given by this force is equals to force F3। so इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू हमें मिलेगी स्मॉल q by √3 और साइन ऑब्वियसली अभी हमने चेक किया कि ऑपोजिट होना चाहिए। सो Q3 की वैल्यू क्या होगी, साइन क्या होगी, नेगेटिव होगी।